हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू अमितन एकेडमी। आई होप आप सभी अपनी ज़िंदगी में बेहतर कर रहे होंगे और बेहतरीन के तलाश में होंगे। तो आज आप सभी के लिए न्यू लेक्चर लेकर आ गए हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक्स का। तो आइए देखते हैं आज के क्लास का एजेंडा क्या है। तो आज के क्लास के एजेंडा में सबसे पहला पॉइंट है इंट्रोडक्शन टू स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग, नेक्स्ट है सीक्वेंस स्ट्रक्चर, देन है इनपुट स्टेटमेंट्स, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे आउटपुट स्टेटमेंट्स को, देन हम डिस्कस करेंगे असाइनमेंट स्टेटमेंट्स को, और लास्ट में हम एडवांटेज ऑफ सीक्वेंस स्ट्रक्चर को डिस्कस करेंगे। तो आज की क्लास का एजेंडा ये सारा पॉइंट है जो आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे। तो यदि आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो पहले आप सब्सक्राइब कर लो ताकि अपडेटेड वीडियो आपके पास पहुंच जाए सबसे पहले। और वीडियो यदि अच्छा लगे, इंफॉर्मेटिव लगे तो लाइक भी कर देना। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे क्या है। नेक्स्ट स्लाइड पे है इंट्रोडक्शन ऑफ स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग। तो समझते हैं स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग को फर्स्ट पॉइंट के हेल्प से। स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग क्या होता है? एक प्रोग्रामिंग मेथड है। स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग इज ए प्रोग्रामिंग मेथड जो कि हेल्प करता है हमें ऑर्गेनाइज करने में, कंट्रोल करने में। किस चीज को? तो प्रोग्राम के फ्लो को। कोई एक प्रोग्राम है उसके फ्लो को ऑर्गेनाइज करने में हेल्प करता है और कंट्रोल करने में हेल्प करता है। आई होप आपको क्लियर होगा। नेक्स्ट पॉइंट है इट इज बेस्ड ऑन 3 बेसिक कंट्रोल स्ट्रक्चर्स, यानी कि हमारा जो स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग है ये 3 बेसिक कंट्रोल स्ट्रक्चर के बेस पे है। अब ये 3 कौन सा है बेसिक कंट्रोल स्ट्रक्चर्स? सबसे पहला है सीक्वेंस, देन है सिलेक्शन, और सिलेक्शन का ही दूसरा नाम है डिसीजन मेकिंग, ठीक है। और लास्ट है आइटरेशन, और इसी का दूसरा नाम है लूपिंग। अब लूपिंग में हम आगे जाकर के पढ़ेंगे फॉर लूप पढ़ेंगे, डू वाइल लूप पढ़ेंगे और वाइल लूप पढ़ेंगे। तो ये सारा का सारा लूप वगैरह लिखेंगे और यहाँ पे बीच में कंडीशन हमें लिखना रहता है। तो ये सभी टाइप्स का हम लूप आगे जाकर के पढ़ेंगे। और डिसीजन मेकिंग यानी कि जहाँ पर हम कुछ कंडीशन अप्लाई करके हम कुछ डिसीजन ले पाए। ये जो सिलेक्शन है, डिसीजन मेकिंग जो है, ये हम ले पाएंगे कुछ स्टेटमेंट को हेल्प के, जैसे कि इफ स्टेटमेंट हो गया, इफ एल्स हो गया, इन सभी को यूज करके हम डिसीजन ले सकते हैं, ठीक है। और फिर सीक्वेंस कहने का मतलब है कि हमारा जो प्रोग्राम होगा वो एक सीक्वेंस में होगा, 1 बाय 1, एक स्टेप के बाद दूसरा स्टेप आएगा, बिल्कुल सीक्वेंस में, ठीक है। आई होप आपको क्लियर होगा ये चीज। तो नेक्स्ट पॉइंट है, अब स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग का एम क्या है कि प्रोग्राम को एक तो सिंपल बनाए और रिलायबल बनाए और इजी टू अंडरस्टैंड बनाए और इजी टू डिबग बनाए। डिबग का कई बार पहले भी बता चुका है कि मीनिंग क्या होता है कि कोई भी हमारा एरर है उनको सही करना, यानी कि फिक्स करना। कोई भी हमारा एरर है तो उसे फिक्स करना, उसी को बोलते हैं डिबग करना, ठीक है। आई होप आपको ये सारा पॉइंट्स अच्छे से समझ में आया होगा। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे क्या है। नेक्स्ट स्लाइड पे है फीचर्स, यानी कि स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग का फीचर्स क्या है, उन चीजों को हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट पॉइंट को हम देखते हैं, यूजेज ए टॉप डाउन अप्रोच। ये जो स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग जो है ये टॉप टू डाउन अप्रोच को यूज करता है कोई भी प्रोग्राम को लिखने में, ठीक है। ये क्या करता है, कोई बिग प्रॉब्लम है, कोई कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम है या कोई लार्ज प्रॉब्लम है, तो उसको क्या करता है कि स्मॉल पार्ट्स में पहले डिवाइड कर देता है, तब जाकर के उसे सॉल्व करता है, ठीक है। नेक्स्ट है अवॉइड्स द यूज ऑफ अनस्ट्रक्चर्ड जंप्स, यानी कि कोई अनस्ट्रक्चर्ड जंप्स है, जैसे कि गो टू, पहले ये गो टू स्टेटमेंट यूज हुआ करता था बट अब ये नहीं यूज होता है, तो इन चीजों को ये अवॉइड करता है, ठीक है। नेक्स्ट है इनहेंसेज रीडेबिलिटी एंड रिड्यूसेस कॉम्प्लेक्सिटी। ये रीडेबिलिटी यानी कि प्रोग्राम को पढ़ने का, समझने का जो है, उन चीजों को ये इंक्रीज कर देता है, आसान कर देता है, ठीक है। और ये कॉम्प्लेक्सिटी को काफी कम कर देता है। नेक्स्ट है मेक्स डिबगिंग एंड मेंटेनेंस इजियर। ये जो है डिबगिंग और मेंटेनेंस ये काफी आसान बना देता है, ठीक है। आई होप आपको स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग का फीचर्स अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे क्या है। नेक्स्ट स्लाइड पे है सीक्वेंस स्ट्रक्चर। पॉइंट के हेल्प से समझते हैं सीक्वेंस को।
ए सीक्वेंस इज द सिंपलेस्ट कंट्रोल स्ट्रक्चर इन प्रोग्रामिंग। यानी कि सीक्वेंस क्या है, एक सिंपलेस्ट कंट्रोल स्ट्रक्चर है प्रोग्रामिंग में। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है सीक्वेंस स्ट्रक्चर एग्जीक्यूट्स ईच इंस्ट्रक्शन इन द ऑर्डर इट इज रिटन। सीक्वेंस स्ट्रक्चर क्या करता है कि ये प्रत्येक इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करता है उसी ऑर्डर में जिस ऑर्डर में वो लिखा हुआ रहता है, और बिना किसी ब्रांचिंग किए हुए और रिपीटेशन किए हुए। ना ही ये कोई रिपीट करता है, जो भी स्टेटमेंट लिखा हुआ रहता है वो सेम टू सेम को एग्जीक्यूट करता है, और ना ही उसका कोई ब्रांचिंग करता है। ठीक है, आई होप आपको क्लियर होगा ये चीज। हम डिस्कस करते हैं फीचर्स को सीक्वेंस स्ट्रक्चर का। तो सबसे पहला है द कंट्रोल फ्लोज फ्रॉम टॉप टू बॉटम। अभी कोई भी हम प्रोग्राम लिखते हैं वो एग्जीक्यूट जो होता है वो टॉप टू बॉटम होता है। ठीक है, तो कंट्रोल फ्लो होता है कैसे, तो टॉप टू बॉटम फ्लो होता है। आई होप आपको क्लियर होगा। नेक्स्ट है एवरी इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट्स एग्जैक्टली वंस। जितना भी इंस्ट्रक्शन प्रोग्राम में लिखा हुआ रहेगा वो सिर्फ और सिर्फ एक बार ही एग्जीक्यूट होगा, दोबारा वो एग्जीक्यूट नहीं हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट है सुटेबल फॉर सिंपल। काफी सिंपल प्रोग्राम के लिए ये सुटेबल है, और स्ट्रेट फॉरवर्ड टास्क भी है। ठीक है, नेक्स्ट है नो कंडीशन और लूप आर यूज। ना ही कोई कंडीशन और लूप यूज होता है इसमें सीक्वेंस स्ट्रक्चर में। ठीक है, तो आई होप आपको ये सीक्वेंस स्ट्रक्चर का सभी पॉइंट्स अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे क्या है। नेक्स्ट स्लाइड पे है इनपुट स्टेटमेंट। समझते हैं इनपुट स्टेटमेंट को फर्स्ट पॉइंट के हेल्प से। इनपुट स्टेटमेंट्स आर यूज्ड टू रिसीव डेटा फ्रॉम द यूजर। यानी कि इनपुट स्टेटमेंट्स जो है इसका यूज किस लिए होता है, तो यूजर से डेटा रिसीव करने के लिए, या नहीं तो कोई दूसरा सोर्स, या हो सकता है कीबोर्ड के हेल्प से, या कोई फाइल के हेल्प से, या नहीं तो माउस, कोई भी इनपुट डिवाइस के हेल्प से वो ले सकता है। ठीक है, और उसे स्टोर करता है मेमोरी में, किस लिए, तो प्रोसेसिंग करने के लिए। आई होप आपको क्लियर होगा। पॉइंट है द मेन पर्पस इज दैट, जो इनपुट स्टेटमेंट है इसका मेन पर्पस क्या है कि ये एलो करता है यूजर को डेटा प्रोवाइड करने के लिए प्रोग्राम को एग्जीक्यूशन के दौरान। आई होप आपको ये पॉइंट क्लियर होगा। नेक्स्ट एडवांटेज है इनपुट स्टेटमेंट्स का। सबसे पहला है मैक्स प्रोग्राम इंटरैक्टिव। ये प्रोग्राम को काफी इंटरैक्टिव बनाता है। और दूसरा है एलोज डायनेमिक डेटा एंट्री एट रन टाइम। जब हमारा प्रोग्राम रन टाइम पे रहता है, यानी कि एग्जीक्यूट होते रहता है, तो उस टाइम पे भी ये डायनेमिकली डेटा को ले सकता है, एंटर कर सकता है। ठीक है, तो आई होप आपको एक एक पॉइंट्स क्लियर होगा, अच्छे से समझ में आया होगा। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे क्या है। नेक्स्ट स्लाइड पे है आउटपुट स्टेटमेंट्स। आउटपुट स्टेटमेंट को समझते हैं फर्स्ट पॉइंट के हेल्प से। आउटपुट स्टेटमेंट्स आर यूज्ड टू डिस्प्ले इंफॉर्मेशन और रिजल्ट। यानी कि आउटपुट स्टेटमेंट जो है यूज ही होता है, कोई भी रिजल्ट है, कोई भी इंफॉर्मेशन है, वो डिस्प्ले करने के लिए, दिखाने के लिए, किसको, तो यूजर को। आई होप आपको क्लियर होगा ये चीज। नेक्स्ट पॉइंट है द मेन पर्पस इज दैट। ये जो आउटपुट स्टेटमेंट है इसका मेन पर्पस क्या है कि ये हेल्प करता है कम्युनिकेट करने में प्रोग्राम एग्जीक्यूशन का रिजल्ट जो है उसके साथ। आई होप आपको क्लियर होगा। नेक्स्ट है कि आउटपुट का कुछ टाइप्स भी आता है, किस किस टाइप का आउटपुट आ सकता है, हो सकता है। तो सबसे पहला है डिस्प्लेइंग टेक्स्ट और मैसेज, कि एक इस टाइप का भी आउटपुट हो सकता है जिसमें कि सिर्फ मैसेज या टेक्स्ट ही डिस्प्ले करे। सपोज दैट कि हम प्रिंट एफ फंक्शन के हेल्प से कुछ मैसेज को हम प्रिंट आउट करवा रहे हैं। तो सपोज दैट कि यहाँ पे हम अमितन एकेडमी लिख रहे हैं, अमितन एकेडमी। ठीक है, तो ये जो है हमारा डिस्प्ले टेक्स्ट हो जाएगा, ये भी एक टाइप का आउटपुट हुआ। नेक्स्ट है शोइंग वेरिएबल वैल्यूज, यानी कि कोई वेरिएबल है उसका वैल्यू को शो करना, यानी कि डिस्प्ले कराना। तो आप अभी वेरिएबल नहीं जानते होंगे, तो आगे जाकर के इसी सब्जेक्ट में हम पढ़ेंगे वेरिएबल क्या होता है, वैल्यू क्या होता है, किस तरह से डिक्लेयर होता है, किस तरह से इनिशियलाइज होता है। फिलहाल आपको एक एग्जांपल के तौर पर दिखाते हैं कि सपोज दैट हमारे पास एक वेरिएबल है इंट टाइप का और उसका नाम है ए। ठीक है, और इसमें वैल्यू स्टोर है 5।
तो अब जो इसका जो डिस्प्ले करेंगे आउटपुट, सपोज ए का वैल्यू क्या है, तो वो हम प्रिंट एफ फंक्शन के हेल्प से हम कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे परसेंटेज डी लिखेंगे, और ये जो परसेंटेज डी है ये स्पेसिफायर है इंटीजर टाइप के वैल्यू को प्रिंट करवाने के लिए, ठीक है। तो इस तरह से इंटीजर टाइप का जो भी वैल्यू रहेगा उसके लिए हम परसेंटेज डी स्पेसिफायर लिखेंगे डबल इन्वर्टेड कोमा के अंदर में, देन हम कोमा लगाएंगे, और जो वेरिएबल है उस वेरिएबल का नाम यानी कि ए है तो ए लिखेंगे। तो इससे हमारा आउटपुट आ जाएगा, आउटपुट क्या आएगा 5, ठीक है, आउटपुट हमें डिस्प्ले हो जाएगा। तो एक तो तरीका ये हुआ, इस तरह से हम शो कर सकते हैं आउटपुट को। और नेक्स्ट है फॉर्मेटेड डिस्प्ले फॉर बेटर प्रेजेंटेशन, यानी कि हम कुछ आउटपुट को फॉर्मेटेड दिखाते हैं, फॉर्मेट करके दिखाते हैं कि इस वे में ही डिस्प्ले होनी चाहिए। जैसे कि आप देख सकते हो कि यहाँ पे इंट टाइप का एक वेरिएबल है ए जिसमें 5 स्टोर है, तो इसी को यदि हमें आउटपुट में दिखाना हो फॉर्मेटेड वे में तो वो कैसे दिखा सकते हैं, तो इसी चीज को हम इस तरह से भी प्रिंट करवा सकते हैं, प्रिंट एफ ए इक्वल टू परसेंटेज डी कोमा ए। तो यहां पर जो हमारा आउटपुट आएगा वो आएगा ए इक्वल टू 5, इस तरह से। तो आप देख सकते हो कहीं ना कहीं ये थोड़ा बेटर प्रेजेंट कर रहा है, तो वही चीज बोल रहा है कि आप आउटपुट इस तरीका से भी बता सकते हैं। तो ये यानी कि हमारे पास ये 3 तरीका है आउटपुट को शो करने के लिए, डिस्प्ले करने के लिए। होप आपको आउटपुट स्टेटमेंट्स का एक एक पॉइंट अच्छे से समझ में आया होगा। हो सकता है आपको ये आउटपुट वाला ये सब कुछ नहीं समझ में आया हो, तो आगे जाकर के हम ये सब कुछ डिटेल में पढ़ेंगे, तब जाकर के आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है, तब आप रिलेट कर पाओगे। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे क्या है। नेक्स्ट स्लाइड पे है असेसमेंट स्टेटमेंट। इस पॉइंट के हेल्प से हम समझते हैं असेसमेंट स्टेटमेंट्स को। असेसमेंट स्टेटमेंट्स आर यूज्ड टू स्टोर ए वैल्यू और रिजल्ट ऑफ एन एक्सप्रेशन इनटू ए वेरिएबल, यानी कि असेसमेंट स्टेटमेंट्स जो है यूज ही होता है किसी भी एक्सप्रेशन का वैल्यू को या रिजल्ट को स्टोर करने के लिए एक वेरिएबल में। आपको वेरिएबल का थोड़ा सा ओवरव्यू दे देते हैं। क्या होता है कि वेरिएबल जो है एक कंटेनर के तरह होता है जिसमें हम वैल्यू को स्टोर करते हैं। तो वैल्यू क्या हो सकता है, वो या तो कोई कैरेक्टर हो सकता है यानी कि अल्फाबेट हो सकता है ABCD, या कोई भी नंबर हो सकता है, कोई डिजिट हो सकता है, ठीक है। तो या सपोज हम 5 स्टोर कर रहे हैं तो 5 भी हो सकता है, और 55 भी स्टोर कर सकते हैं, या नहीं तो कोई दूसरा कंटेनर है उसमें हम एक कैरेक्टर भी स्टोर कर सकते हैं। तो इस तरह से एक कंटेनर की तरह होता है वेरिएबल जिसमें हम एक वैल्यू को स्टोर करते हैं। सिंपल लैंग्वेज यहाँ पे इस तरह से समझो, ठीक है। आगे जाकर के इसको अच्छे से समझेंगे डिटेल में। नेक्स्ट देखते हैं सिंटैक्स को असेसमेंट स्टेटमेंट का। तो ये लेफ्ट साइड जो है वेरिएबल रहता है और राइट साइड एक्सप्रेशन रहता है, और ये जो बीच में है यही है असेसमेंट ऑपरेटर यहाँ पे, यानी कि ये टोटल कहलाएगा असेसमेंट स्टेटमेंट। तो ये जो एक्सप्रेशन है वो स्टोर होता है यानी कि असाइन होता है वेरिएबल में, जो भी वेरिएबल होता है इस तरह से। जो राइट साइड लिखाएगा वो स्टोर होगा लेफ्ट साइड में जो लिखा हुआ रहेगा उसमें, ठीक है। यानी कि वेरिएबल लेफ्ट साइड रहता है तो लेफ्ट साइड में स्टोर होगा राइट साइड का, यानी कि राइट साइड क्या रहता है, कोई वैल्यू होगा या एक्सप्रेशन होगा। जैसे कि आप एग्जांपल के तौर पर देख भी सकते हो कि एक ए नाम का वेरिएबल है जिसमें 5 स्टोर है, इस तरह से, ठीक है। आप वेरिएबल बना सकते हो किसी भी टाइप का, इंटीजर टाइप का या कैरेक्टर टाइप का या फ्लोट टाइप का। फ्लोट यानी कि जो पॉइंट वाला वैल्यू को स्टोर करें, या डबल लॉन्ग, ये सब कुछ आगे जाकर के हम पढ़ेंगे डेटा टाइप में, ठीक है। तो इस तरह से आप एग्जांपल भी देख सकते हो। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं एडवांटेज ऑफ सीक्वेंस स्ट्रक्चर। तो सबसे पहला पॉइंट है सिंपल एंड इजी टू अंडरस्टैंड। जो सीक्वेंस स्ट्रक्चर जो होता है ये काफी सिंपल होता है और आसान भी होता है समझने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट है आइडियल फॉर लीनियर प्रोग्राम। जो लीनियर प्रोग्राम होता है उसके लिए बिल्कुल आइडियल रहता है, कोई भी भेदभाव नहीं करता है, ठीक है। नेक्स्ट है एग्जीक्यूशन इज ए प्रिडिक्टेबल एंड इजी टू डिबग। जो एग्जीक्यूशन होता है वो प्रिडिक्टेबल रहता है, पहले से हम डिसाइड कर सकते हैं, और वो डिबग करना भी काफी आसान रहता है, यानी कि कोई भी एरर आ गया, कोई भी मिस्टेक है तो उसे हम आसानी से सही कर सकते हैं, ठीक कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है
फाउंडेशन फॉर ऑल कॉम्प्लेक्स कंट्रोल स्ट्रक्चर, यानी कि जो सीक्वेंस स्ट्रक्चर है ये फाउंडेशन होता है टोटल कॉम्प्लेक्स कंट्रोल स्ट्रक्चर के लिए। आई होप आपको A to Z पॉइंट्स अच्छे से समझ में आया होगा। तो इसी के साथ आपका आज का लेक्चर द एंड हो चुका है। तो थैंक यू सो मच फॉर सपोर्टिंग एंड वाचिंग द वीडियो। यदि आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा हो तो आप वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। थैंक यू सो मच।